हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। अभी एक रीसेंट अपडेट आया है कि टिकटॉक को अब नेपाल ने भी बैन कर दिया है। चाइनीज ऐप है टिकटॉक, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टिकटॉक को ना जानता हो, और कोई शायद ही ऐसा यंगस्टर होगा जिसने टिकटॉक ना चलाया हो। तो टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है जिसको इंडिया ने कुछ टाइम पहले ही बैन कर दिया था। 2020 में इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, लेकिन अभी रीसेंट अपडेट ये है कि नेपाल ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएसए ने अभी तक इस ऐप को बैन नहीं किया है। तो ये पूरा एक फैक्ट है कि यूएसए इसे क्यों बैन नहीं कर रहा है, इंडिया ने इसे क्यों बैन कर दिया, और अब नेपाल ने भी इसे बैन कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? और कई सारे कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इस ऐप को ऑलरेडी बैन कर रखा है। तो इस पूरे अपडेट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और नेपाल से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको बताना है। तो टिकटॉक ये एक चाइनीज ऐप है, और इसमें क्या होता था, शॉर्ट वीडियोस होती थी। अभी तक क्या है, अभी तो यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट्स हैं, और भी बहुत सारी शॉर्ट्स की ऐप हैं। लेकिन शुरुआत में सिर्फ टिकटॉक आया था, और इसका इतना गंदा एडिक्शन था कि जो इसको चला लेता था वो इसका एडिक्ट होता चला जाता था, क्योंकि सिर्फ स्क्रॉल करना है, और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग सिर्फ स्क्रॉल करते रहते थे और शॉर्ट्स वीडियो को देखते रहते थे। अब चाइना ने यहाँ पे एक बिजनेस देखा। जब टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो चाइना ने क्या किया, लोगों का डाटा चुराना शुरू किया। अब जब डाटा चुराना शुरू किया तो डाटा एक सिक्योरिटी होती है, और डाटा से बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो डाटा चुरा के हो जाते हैं। तो जब इंडिया में इसके बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि चाइना टिकटॉक के थ्रू इंडिया के लोगों का डाटा चुरा रहा है और उससे फिर बिजनेस कर रहा है। तो इंडिया ने 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया था। अभी क्या हुआ है, नेपाल में बहुत सारे केस रजिस्टर हुए हैं। पिछले सिर्फ 4 साल में 1648 ऐसे केस रजिस्टर हुए नेपाल में जो टिकटॉक के मामलों से रिलेटेड है। अब 4 साल में 1648 केस, ये जब हुआ तो नेपाल ने ये डिसीजन लिया कि अब नेपाल में भी टिकटॉक को बैन किया जाएगा। एक्चुअल में नेपाल में अभी तक टिकटॉक इतना प्रचलित नहीं था। अब धीमे धीमे जैसे प्रचलित हुआ तो इससे रिलेटेड मामले बढ़ने लगे। अब मामले बढ़े तो इससे रिलेटेड केस भी रजिस्टर होने लगे। अब केस रजिस्टर हुए हैं, तब जाके नेपाल गवर्नमेंट ने ये फाइनल डिसीजन लिया है कि इसको बैन कर दिया जाए। और भी कई कंट्री हैं जिन्होंने टिकटॉक को बैन किया है। जैसे 2020 में अपने देश भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। और भी कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, अफगानिस्तान है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। इनने ऑलरेडी टिकटॉक को बैन कर रखा है। अब थोड़ा सा मैप में समझते हैं। आप जानते हो ये नेपाल है। नेपाल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब से प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी बने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया की विदेशों में जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश की, और इसीलिए इतनी ज़्यादा विदेश यात्राएं की। अब जब छवि सुधारने की कोशिश की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने पड़ोसियों से जितने ज़्यादा बेहतर संबंध रखेंगे उतनी हमारी इंटरनेशनल छवि बेहतर रहेगी। तो नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना ने क्या किया, नेपाल को इंडिया से दूर करना शुरू किया। चाइना की एक रणनीति है। चाइना क्या करता है, लोन देता है, इतना डेट देता है, इतना डेट देता है, इतना डेट देता है, और फिर उस डेट ट्रैप में फंसा लेता है, और फिर उस देश को ऑलमोस्ट अपने कब्जे में कर लेता है। तो शुरुआत में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि नेपाल चाइना के करीब जाने लगा। जब नेपाल चाइना के करीब जाने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया से दूर होने लगा। जब इंडिया से दूर होने लगा तो नेपाल ने यहाँ पे कर्जा भी दिया, यहाँ पे कई प्रोजेक्ट लगाए, एक वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाया। उस एयरपोर्ट को जब चाइना ने बनाया तो नेपाल को लगा कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। लेकिन बाद में जब नेपाल ने एनालाइज किया तो नेपाल को ऐसा लगा कि ये तो हमारा यूज हो गया, हमको यूज कर लिया। और वहीं पैरेलली इंडिया ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे नेपाल के लिए, उन प्रोजेक्ट को जब नेपाल ने एनालाइज किया तो उसे लगा कि हाँ ये हमारे बेनिफिट के लिए है, इससे हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो अब फिर से क्या हुआ है, नेपाल इंडिया की तरफ झुकने लगा है, यानी कि नेपाल का इंडिया की तरफ झुकाव बढ़ा है। अब झुकाव बढ़ा है उधर से, अब नेपाल ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि टिकटॉक को भी बैन कर दिया। ये चीज़ क्या दिखाती है,
कि नेपाल का इंडिया की तरफ झुकाव बढ़ा है और चाइना से उसकी दूरी थोड़ी सी बड़ी है। ये इंसिडेंट हुआ है। अब एक यहाँ पे ट्रेंड ये चला है कि यूएसए क्यों नहीं बैन कर रहा है। इंडिया ने बैन कर दिया, कनाडा ने बैन कर दिया और कंट्रीज में बैन कर दिया, लेकिन यूएसए क्यों नहीं बैन कर रहा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना के कंपटीटर तो यूएसए भी हैं, रसिया भी हैं। आप सोच के देखो, नेपाल एक छोटा कंट्री है और इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है, उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, नेपाल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, इंडिया ने डिसीजन ले लिया, लेकिन यूएसए क्यों नहीं ले रहा है? यूएसए का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि इतना आसान नहीं है कि चाइना उसके साथ खेल कर पाए या चाइना उसकी डाटा को चुरा पाए। इसलिए सिंपल सा रीजन ये है कि यूएसए अभी इसे बैन नहीं कर रहा है। आने वाले टाइम में अगर कोई इंसिडेंट ऐसा यूएसए में हुआ कि यूएसए को लगा कि हमारी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब यूएसए डेफिनेटली ये डिसीजन लेगा और टिकटॉक को बैन कर देगा। अब यहाँ पे एक अपडेट ये इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की सूचना संचार मंत्री हैं रेखा शर्मा, इनका नाम आप याद कर लीजिए। इन्होंने टिकटॉक को बैन किया है, इनका नाम आपको याद कर लेना है। सूचना संचार मंत्री हैं रेखा शर्मा, इन्होंने टिकटॉक पर बैन लगाया है। अब टिकटॉक बैन तो हो गया, लेकिन अभी इसके लिए कोई बहुत अच्छी गाइडलाइन जारी नहीं की है नेपाल ने। आने वाले टाइम में टिकटॉक के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन नेपाल जारी कर सकता है। अच्छा, ये तो टिकटॉक का मैटर हुआ। इंडिया में टिकटॉक कब बैन हुआ था? इंडिया में टिकटॉक 29 जून 2020 को बैन हुआ था। ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब बैन हुआ था? 29 जून 2020 को। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि नेपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। अभी भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। मैंने आपको बताया था ना, इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं नेपाल को, जो नेपाल को भी समझ में आ गया है कि नेपाल के लिए बेनिफिट के हैं, उनके फायदे के हैं, उनकी इकोनॉमी उनसे बढ़ रही है। जैसे भारत और नेपाल के बीच ये झूलाघाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से अब चालू होने की कंडीशन में है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। गाई जात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्बर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर नेपाल से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी रिसेंट कोई एग्जाम है तो यहीं से पूछा जाएगा। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर हैं ज्ञानेंद्र मल्ला, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है, ये भी इंडिया का प्रोजेक्ट है। इंडिया ने फाइनेंशियली हेल्प की है, तब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अच्छा, वोटो यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जेतगढ़ी पर्व मनाया गया। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। क्या नाम है इनका? नारायण प्रसाद सऊद। अच्छा, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये इंडिया ने शुरू किया, इसका संस्थापक सदस्य नेपाल बन गया है। घोड़ों का त्योहार घोड़ों यात्रा ये नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। और नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। एक्चुअल में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम आप याद कर लीजिए, ये अभी कुछ टाइम पहले बने हैं, रामचंद्र पौडेल। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रही गया, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? ये हर बार मैं आपको बताता हूं, अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखते होगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बता देना है। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप जरूर लिखा करो, चाहे आपको गूगल करके लिखना पड़े, लेकिन आंसर लिखो। आंसर लिखने की अगर आपने हैबिट डेवलप कर ली तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और नेपाल से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट आपको याद है, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो तो उससे रिलेटेड डिटेल में लिखा करो। डिटेल में लिखने से क्या होता है, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं।
तो ये था ये टिकटॉक वाला इंसिडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये इंसिडेंट सिर्फ इंसिडेंट समझाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ये वीडियो इसलिए बनाया है कि नेपाल से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पे मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो इस तरह बनाता रहूंगा और उन टॉपिक्स से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता रहूंगा, जिससे कि आपका जीएस और करंट दोनों तैयार होता रहे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।